तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, सभी का अभिनंदन है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ समय से आ जाते हैं। और हेलो टू एवरीवन, आज के सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि बाकी साथियों को भी इस क्लास का आनंद आए और सब लोग इसको पढ़ पाएँ। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो है आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। आज पेडागोगी के सवाल होंगे सारे। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स का क्या महत्व ये आपको बताना है। दैट इज सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? इट्स कल्चरल, सोशल, रिलीजियस और मेंटल। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चाहूंगा जवाब मिले आपका डी। आपको सबसे ज़्यादा आयुष ने सबसे पहले कहा है डी इसका सही जवाब होना चाहिए। लेट्स सी आयुष, देखते हैं। तो बता दें आपको, अगर हम प्राइमरी स्तर पर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसको हम हमेशा मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए भेजते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक रूप से है, क्योंकि जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर आता है तो वह लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, अपने विजुअलाइजेशन, इनको मजबूत करने के लिए आता है। और मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है अगर वो बच्चा मेंटल चीज़ों को समझता है। तो मानसिक रूप से बच्चा प्राथमिक स्तर पर समझता है। इसी के आधार पर हमारे गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लूटो। प्लूटो की एक परिभाषा भी है। प्लूटो को क्या कहा जाता है? गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था गणित एक मानसिक विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है और साथ में सुषुप्त आत्मा में नवीन चेतना और जागृति भरने का प्रयास करता है। ये गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लूटो ने कहा था। उन्होंने मानसिक वर्ड का यूज भी किया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्यवहारिक कब होता है, व्यवहारिक कब होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर 6 से 8 तक बच्चा अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ता है, यानी बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक रूप से गणित को पढ़ता है। याद रहेगा? ओके, बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल, गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गुड इवनिंग टू एवरीवन। गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, या केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर? इन मैथमेटिक्स विच स्किल कैन बी इंक्रीज्ड बाय कैलकुलेशन? बाय डिस्क्राइबिंग ओनली द एल्गोरिथम, by organizing activities for practice in class, conducting maximum practice after explaining concept and procedures, or conceptual only? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। गणना करने संबंधी कौशल की बात हो रही है तो ओके, हाँ बिल्कुल 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 आयुष। जो व्यक्ति गणित नहीं, जो व्यक्ति ज्यामिति नहीं जानते, वो गणित नहीं था, वो ज्यामिति था। वो ज्यामिति के बारे में स्टेटमेंट था। ओके, तो यहां पर आपको मिल रहा है सी ऑप्शन। सब किसी ने सी कहा, किसी हमें ये सी कहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, सी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे वो ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि गणना करने संबंधी कौशल को बढ़ाने के लिए कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जहां बच्चा गिनती करता है, गिनती सीखता है, तो यहाँ पर क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कराया जाता है। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना कि भाई अच्छा ये बताओ, गिनती नहीं आती, गिनती कैसे सिखाते हैं कि एक प्यारी चिड़िया रही डाल पर सो, एक और आ गई, बोलो बच्चों कितनी हो गई? बच्चे बोलेंगे 2। अब 2 प्यारी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक और आगे कितनी हो गई? बोले 3। तो इस तरह से बच्चों को कविता के माध्यम से, खेल के माध्यम से गणना करने संबंधी कौशलों को बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर यह गणना करने की जगह गणित होता, इसकी जगह गणना करने की जगह गणित संबंधी कौशल होता, मैथमेटिक के रिगार्डिंग होता, ये कैलकुलेशन के रिगार्ड नहीं होता, तब आप ऑप्शन नंबर 3 को चूज करेंगे। बता रहे हैं, सुन लो सवाल। नहीं आयुष, दोबारा देखिएगा। अगर यहां पर गणितीय संबंधी कौशल लिखा होगा, प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा।
अगर कक्षा में गणितीय संबंधी कौशल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स के स्किल्स को डेवलप करना है। अगर आप गणना संबंधी करने कौशल की बात करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज करेंगे। इज इट क्लियर आयुष? चेक योर क्वेश्चन वंस अगेन, यू विल गेट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अगर यहाँ पर गणितीय संबंधी कौशल होता तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को चूज करता। अगर यहाँ गणना संबंधी कौशल है तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को चूज करूंगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, ये कंफ्यूज कर देता है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं मानी जाती हैं? ऑप्शन 1 आपके सामने है, ऑप्शन 2 भी आपके सामने है, ऑप्शन 3 भी, ऑप्शन 4 भी। तो पहला है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, परिस्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक है। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। 2 ऑप्शन एक जैसे हैं भाई, इनको सही कर लेना। इट्स थर्ड। ओके, नाउ तो यहां पर देखते हैं सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। तो यहां पर मिल रहा है मुझे 3 का बी। ओके, बी को बोला गया है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन सी है? उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनों का परिचय दिया जा सकता है, केवल हल किए गए अभ्यास शामिल किए गए हैं, या फिर उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन आपका मिल रहा है बी, यानी 1 और 2। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगर आपने बी बोला है तो सवाल का जवाब एकदम सही है। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं मोटी और भारी होना अनावश्यक है। एनसीएफ में स्पेशली यशपाल जी की कमेटी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाठ्य पुस्तक का और सिलेबस का बड़ा होना असफलता की निशानी है। It's the indication if your syllabus or books are too big, that is the indication of failure. याद रहेगा? तो ये स्टेटमेंट हमारे एनसीएफ में दिया गया है कि किताबों का भारी और बड़ा होना आवश्यक नहीं है। अब उसमें कहा केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल हों, यानी सारी बुक में, उस सारी बुक में सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन ही दिए गए हैं, तो बच्चा क्या प्रैक्टिस करेगा? है ना? तो ये भी गलत है। हाँ, उसमें कठोर अभ्यास दिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को पढ़ाओ, उसमें कठोर अभ्यास भी होने चाहिए, जिससे कि बच्चा मजबूत बने और संकल्पनाओं को हर तरह से सीख पाए। और उसमें जो भी क्वेश्चन आप दे रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको स्थितियों के माध्यम से, यानी चाहे उसे आप डेली लाइफ की स्थिति से जोड़ें या बच्चे की स्थिति से जोड़ें, वो दिया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 और 2, जो ऑप्शन नंबर बी में एकदम सही लिखा है। करेक्ट आंसर दिया है आपने, वेरी गुड आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। एक ग्रिड है, ये वर्गाकार कागज पर हमने इसको आपके सामने दिखाया गया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? 1 गिनतारा अबेकस पर संख्याओं की स्थिति, स्थानीय मान की अवधारणा, दाईं और इकाई की तुल्यता, या गणितीय खेल। टू whom does it representation of point? ओ मे बी पॉसिबल हो रहा हो, तो क्या है? द पोजिशन ऑफ द नंबर्स ऑन द काउंट ऑफ अबेकस, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल वैल्यूज, टेंस एंड यूनिट्स इक्विवेलेंस, मैथमेटिकल गेम। तो देखते हैं आपका जवाब इस सवाल के लिए, इस प्रश्न के लिए आप क्या देते हैं। ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचे गए ये 2 चित्र हैं, जिस पर आपको एनालिसिस करना है क्या प्रदर्शित करते हैं, ये किस ओर संकेत करते हैं। अबेकस के आधार पर संख्याओं की स्थिति, स्थानीय मान की अवधारणा, दाईं और इकाई की तुल्यता, या गणितीय खेल। तो यहां पर जवाब आपका मिल रहा है, आपको बता दें, ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूजन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्थानीय मान की अवधारणा। क्यों? क्योंकि ये ओ मीन्स वंस, दैट इज इकाई, टी मीन्स टेंस यानी दहाई, एच मीन्स 100 यानी सैकड़ा, और
TH मीन्स 1000 मीन्स 1000, तो ये बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार दिखाया गया है। तो यहाँ पर बच्चे को इकाई वाले कॉलम में लिखना सिखाया जा रहा है कि इसमें लिखोगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें। यहाँ बच्चे को दहाई वाले कॉलम में दिखाया जा रहा है, तो दहाई का मतलब क्या होता है, 10 का मल्टीपल होगा। यानी यहाँ पर बच्चे को इन संख्याओं के आधार पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखा हुआ है ना, तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू इकाई, दहाई, सैकड़े पर तो चलता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय मान की अवधारणा पर ये आपको जोर दे रहा है, जहाँ पर आपको सब चीज़ें प्लेस वैल्यू के आधार पर सिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। एक और सवाल, बहुत सारी बुक में इसको सी भी दिखाया गया है, तो घबराइएगा नहीं, इसका सही जवाब बी ही होगा। एक और सवाल, गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है किसने कहा था? इट्स हॉगवेन, लॉक, बेंजामिन पेरिक, या इनमें से कोई नहीं। गणित निष्कर्ष तक पहुंचने का विज्ञान है किसने कहा था? हु सेड इट? मैथमेटिक्स इज द साइंस टू रीच कंक्लूजन, हु सेड इट? दैट इज हॉगवेन, लॉक, बेंजामिन पेरिक और नन ऑफ दीज। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गणित निष्कर्ष तक पहुंचने का विज्ञान है, तो आपको बता दें, अगर वर्ड मिलता है निष्कर्ष, यानी इसकी परिभाषा आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स इज द साइंस थ्रू विच नेसेसरी कंक्लूजन आर ड्रॉन। ठीक है, तो ये निष्कर्ष कहा था बेंजामिन पेरिक ने, ये पेरिक साहब का स्टेटमेंट है। अगर हम लॉक की बात करते हैं, लॉक का है तर्क। नहीं, गणित ऐसा विषय है जो बालक के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करता है। और हॉगवेन साहब ने कहा था गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो इनकी कीज आप याद कर लें, जैसे निष्कर्ष के बारे में कहा तो हमेशा बेंजामिन पेरिक आएंगे, तर्क की बात हुई तो लॉक का तर्क लॉक कर दो, और हॉगवेन का दर्पण। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंजामिन पेरिक ने स्टेटमेंट कहा था कि गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? अनुमोदित को बोलते हैं अप्रूव्ड। क्या बोलते हैं इसको? अप्रूव्ड। तो गणित की गुणन की इकाई में अप्रूव्ड अप्रोच, अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है? द बेसिक कॉन्सेप्ट अप्रूव्ड इन यूनिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन क्लास 3rd इज व्हाट? 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या 3 अंक की संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, ए, बी, सी और डी के रूप में। यस, जवाब क्या होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। कक्षा 3 की बात हो रही है, उसमें गुणा की, आप गुणन की यूनिट को पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की यूनिट को पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सी मूल यानी कौन सा बेसिक अप्रूव्ड अप्रोच या अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट लिया जाता है? सवाल हो सकता है पढ़ने में आपको समस्या आ रही हो, लेकिन समझना यही है, सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से यहाँ रखा है। 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा करें, गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समय गुण के बारे में बात करें, गुणन पर आधारित शाब्दिक समस्या, या 3 अंकों की संख्याओं को 10 से गुणा करना। समझिएगा सवाल का मीनिंग क्या है। देखिए, 2 अंक की संख्या आपने कहा 12 में आप 10 की गुणा करें 120। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, दिस इज एग्जाम्पल। अगर 12 में 10 की गुणा आपको करके बताया जाए, इट्स एन ओनली एग्जाम्पल, नॉट द अप्रोच। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो गुणा करने का एग्जाम्पल है। ऐसी आपने 132 में 10 की गुणा कर दी, ये भी एक एग्जाम्पल है गुणा करने का। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। गुणन पर आधारित सब समस्या आपने कहा 2 में 4 का गुणा करो, तो ये भी तो एग्जाम्पल ही हुआ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि गुण करने के कौन से गुण धर्म है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, गुणा करने की कौन सी प्रॉपर्टीज है। इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम की गुणा करना, या फिर एसोसिएटिव लॉ समूह की गुणा करना। समझ रहे हो? तो राइट ऑप्शन बी है। जैसे आप करते हैं ना कि 2 में 3 की गुणा करते हो तो 3 दूनी 6, या 3 में 2 की गुणा करो वो भी 6 होता है, दोनों बराबर होते हैं, इसी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 2, गुणन के गुणधर्म क्रय गुण
और समूह गुण, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कौन सी, कि क्रम से कैसे गुणा करते हैं, यानी इकाई में कैसे गुणा करते हैं, दहाई में कैसे गुणा करते हैं, इन सबको कंसेप्ट के अंदर गिना जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब है। और ये लाइक वाइक भाई बढ़ता रहे, लाइक वाइक बड़े कम है यार, इतने बच्चे और लाइक इतने कम, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप लाइक इतने कम करते हैं? भाई लाइक की वैल्यूज़ को बढ़ाओ, लाइक बिना बढ़ाए कैसे काम चलेगा, है ना? लाइक को बढ़ाइए तभी तो बात बनेगी, नहीं कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 1. गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, या तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। गणित के शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन से उद्देश्य पर काम कराते हैं आप बच्चों को? का उद्देश्य नहीं है, आपको देना आंसर। हाँ, ओके आकांक्षा, you can leave, no issue. Today I can understand that situation is that lots of students are moving to temples and all just because of today's Ashtami, है ना? तो आज के बाद अपना व्रत का उद्यापन करेंगे, बहुत सारे बच्चे बिजी व्यस्त रहेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है? कौन सा इनमें से गणित के प्राथमिक स्तर को जो उद्देश्य उसको फॉलो नहीं करता, उसको पूरा नहीं करता? तो जवाब देखते हैं क्या मिलता है। 1. गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, या तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो मैं आपको बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, इस बात को समझ लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, आप जिस क्लास का बच्चा है आप उसी क्लास की स्टडी उसको कराएंगे, उसी क्लास के आधार पर उसको पढ़ाएंगे, आप उसको अपर क्लास की पढ़ाई नहीं कराएंगे, है ना? तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना एनसीएफ मना करता है। अगर बच्चा 4 क्लास का है उसको 4 का पढ़ाओ, 5वीं क्लास का क्यों पढ़ाओगे, 6ठी क्लास का क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि बच्चों को सिर्फ वो पढ़ाओ जो उसके सिलेबस में दिया गया है अकॉर्डिंगली। ये एनसीएफ के खिलाफ है। अगर आप बच्चों को उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराते हैं, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट विद दी एनसीएफ। गणित को बच्चों की जिंदगी का भाग, सही बात है। आप देखो, अब हर बच्चे को ये तो साफ साफ कहा गया है कि बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उसको दैनिक जिंदगी से जोड़कर सवालों को कराना चाहिए। समस्या समाधान और बिल्कुल सही बात है, बच्चा समस्या समाधान करे और समस्या को प्रस्तुत करने के लिए जो उसके स्किल्स हैं उनको आप मोटिवेट करो, उनको एनकरेज करो। सही बात है, ये कहता है। और गणित पढ़ने से बालक के तर्क संगत विचार जन्म लेते हैं, तो आप बच्चे के तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करें। इसलिए तीनों एनसीएफ के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू, क्योंकि आप बच्चे को जिस कक्षा में हैं उसी कक्षा की प्रिपरेशन कराएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स? बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो टू फाइंड द डिफिशियंसी एंड वीकनेस इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग लर्निंग, फिलिंग ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्रेस रिपोर्ट, गिविंग फीडबैक टू पेरेंट्स, नन ऑफ द अबव। इनमें से निदानात्मक उद्देश्य का कौन सा उद्देश्य नहीं माना गया है? याद रखना, उद्देश्य नहीं, ये नहीं वर्ड आपको बहुत कंफ्यूज करता है, तो नहीं वर्ड को विशेष रूप से जानना, क्योंकि जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें अधिकतर नहीं वर्ड का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, और वो नहीं वर्ड जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आपने कहा ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो यहां पर जवाब मिला है ए बी, ए तो नहीं मिला, बी डी और सी तीनों मिले हैं। तो बता दें आपको, ये उसका मेन गोल है, यानी उसका जो बनाया है निदान, वो इसीलिए बनाया है कि बच्चा अधिगम के दौरान कौन कौन सी कमियों से जूझ रहा है, उसको किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, वो किस क्षेत्र में कमजोर है, इन सबको जानना होता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना एक इसका पार्ट है, बहुत छोटा सा, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है उसके टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो आपने देखा होगा टीचर्स आपके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, ना कि भाई आ जाओ जरा आपके बच्चे की परफॉर्मेंस देख लो, तो फीडबैक इससे दिया जाता है। लेकिन बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, यानी बच्चों का जो रिजल्ट है
प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो आप निदानात्मक परीक्षण के आधार पर नहीं भरते, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के तो अंक ही नहीं जुड़ते हैं, और जो अंक जुड़ते हैं वो परफॉर्मेंस होती है आपके ग्रेडिंग पर, रैंकिंग पर या अंक पर, है ना, आपको कितने अंक मिले। तो निदानात्मक परीक्षण में जो अंक नहीं दिए जाते और उन अंकों को परीक्षाओं में नहीं जोड़ा जाता। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या था, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट को भरना ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। पता नहीं कैसे बफरिंग हो रहा है, यहाँ तो एकदम सही चल रहा है, स्पीड भी बहुत अच्छी है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी यहाँ से नीचे अपने सेल फोन में देखता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एकदम ओके चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं है। इट में भी पॉसिबल कुछ हो सकता है, मे भी इशू हो। एक और, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको इस तरह के सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, जहां पर आपसे इस तरह की बातें ज़रूर की जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बताना है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। इसके अमूर्त चिंतन को, यानी उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसके प्रमाण को, उसके प्रूफ को वो समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच लेवल ही इज, तो समझ लेना, इनके नाम में इंग्लिश में भी बता देता हूँ। इसको सब जानते हैं, गति संवेदी अवस्था सेंसर मोटर होती है, इसको औपचारिक को फॉर्मल बोलते हैं, इसको इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोल देते हैं, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल देते हैं, इसको टेंजिबल ऑपरेशनल स्टेज भी बोल देते हैं, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे के अकॉर्डिंग हर अवस्था की अपनी एज है। जैसे गति संवेदी अवस्था बच्चों को 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है, कि 0 से 2 वर्ष तक वो गति संवेदी मोटर सेंसर स्टेज पे होता है। और अगर हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी गई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष मानी गई है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से अब यानी 15 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग सारी अवस्थाएं हैं जिनको मैंने आपके सामने बताया है। ओके, तो यहाँ पर जो बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर होता है, यानी वह फॉर्मल, इसको आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, तो वो तो ये कर ही नहीं पा रहा है, यानी वो अभी संख्याओं के अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर वो समझ लेता वो स्टेज 3 पर होता, यानी इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर होता, लेकिन यहाँ पर वो समझता ही नहीं है। तो मतलब कि इससे पहली अवस्था पर होगा ना, दैट इज, क्योंकि उसे वस्तुओं को छूकर महसूस कर करना ही सवाल समझ में आता है, इसलिए राइट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसे समझने में कठिनाई हो रही है, अगर वो समझ लेता तो वो औपचारिक पर होता, अगर वो समझ जाता तो डेफिनेटली ही विल बी ऑन एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, लेकिन वो तो मना कर रहा है ना, उसको समझने में कठिनाई होती है। इसका मतलब क्या है, अभी वो इस अवस्था में परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए वो कौन सी अवस्था पर है, दैट इज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर। तो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर इसका, दैट इज बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में पक्का आया होगा। एक और सवाल, अच्छा क्रम बदल गया अभी सवालों का। निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए, ये 10 की जगह 19 हो गया है, माफ करिएगा। निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजन आरेख हैं, यानी यहां पर आप इन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, 15 को प्रदर्शित करने वाले एरे यानी संयोजन आपको दिखाए गए हैं। आप देखेंगे हर किसी में आपको 15-15 पॉइंट ही मिलेंगे, यानी यहां पर भी 15 हैं, यहां पर भी 15 हैं, इसमें भी 15 हैं। 4 आकृतियां, चारों में 15-15 क्या दी हैं आपको, बिंदी दी गई हैं। क्वेश्चन क्या है, 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीके को ब्लैंक की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किस संकल्पना को पढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 1, 2 अंकों के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति, गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल।
दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचय प्रकृति, गुणक, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो इनमें से कौन सी संकल्पना को, कौन से पॉइंट को यूज किया जा सकता है इसको सॉल्व करने के लिए? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। उम्मीद है आपका जवाब अच्छे से मिलेगा और काफ़ी अच्छा जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है आपसे इस बार। ओके, ओके, डन। डी, सबसे बड़ा वाला डी दिख रहा होगा इसलिए डी लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं है, सबसे बड़ा वाला, ओके जूम कर दें, ओके जूम कर देते हैं। इट्स विजिबल, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अभी विजिबल हैं सारे ऑप्शंस। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। नाउ इट्स विजिबल ना, ऑल ऑप्शंस आर विजिबल, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू ऑल। ओके, तो यहां पर जवाब में सन्नाटा है, सब शांत बैठे हैं। अगर ये पेपर में सवाल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, तो सन्नाटे में नहीं जीना है, आपको चीज़ों को समझना है अच्छे से। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं इसका सवाल का जवाब क्या है। दैट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों, मैं आपको सारे मीनिंग बता देता हूं। दो संख्याओं की गुणा में, उत्पाद मीन्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, जैसे समझिएगा ये कितना लिखा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो पहली आकृति क्या कहती है, 3 गुणा 5। दूसरी आकृति कहती है 5 गुणा 3। तीसरी क्या कहती है, 1 गुणा 15। चौथी क्या कहती है, 15 गुणा 1। यानी अगर किसी भी आकृति को दिखाते तो आपका आंसर 15 ही आएगा ना, इट ऑलवेज 15 ना। तो अब 2 अंकों की गुणा करके 15 15 निकाल रहे थे, मतलब क्या है, एक संख्या का प्रदर्शन एकदम सही है। गुणन की संचय प्रकृति, संचय को मतलब बोलते हैं, देखो 3 गुणा 5 बराबर 15 और 5 गुणा 3 बराबर 15। यानी इस तरह से दिखाने पर आपको पता लग जाएगा 3 में 5 की गुणा करो या 5 में 3 की गुणा करो, 15 ही रहना है, ये भी सही हो गया। अब गुणन अस्मिता, मतलब गुणा करने का नियम, गुणा कैसे हो रही है, गुणन में डिफरेंट नंबर के साथ भी आप 15 को प्राप्त कर रहे हैं, भिन्न भिन्न अंकों के साथ 15 प्राप्त किया जा सकता है, दैट इज ओके। अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान आप पहचान कर सकते हैं, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 15 संयुक्त संख्या है, ओके। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप इसके आधार पर आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? कभी नहीं। अगर मैं बोलूं इसका आधार का क्षेत्रफल कितना आयत का, तो आप 15 नहीं कह सकते इसका क्षेत्रफल 15 होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये बिंदी हैं, इनके बीच में स्पेस भी तो है, स्पेस तो छूट जाएगा, है ना। अगर इनकी जगह वर्ग होते, ये पूरा आयत कवर ऐसे होता, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते थे। मैं दिखा रहा हूं आपको ऐसे, अगर ये ऐसे होता 1 2 3 4 5, तो अब इसका क्षेत्रफल 15 है, क्योंकि पूरा आयत इन ब्लॉक से कवर है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर खाली स्पेस पड़े ना ये वाले बीच में, तो आप इसके क्षेत्रफल को नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं प्राप्त कर सकते, आप आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, यानी आप आयत के क्षेत्रफल को इससे प्राप्त नहीं कर सकते। बस आप इतना सोच लेते तो आपका आंसर हो जाता। आयत का क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि भाई ये बिंदी, मैं बड़ा यहाँ बड़ा करके दिखा देता हूँ ऐसे, क्योंकि भैया यहाँ पर ये बिंदियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फॉर एग्जाम्पल 10 11 12 बिंदियाँ हैं। तो आप इन बिंदियों की संख्या निकाल सकते हैं, 3 गुणा 4 बराबर 12। ये जो ब्लैंक स्पेस खाली पड़ा है बीच में, इसका ये तो छूट गया ना, तो इसलिए आप आयत का क्षेत्रफल किसी भी कंडीशन में बिंदियों की हेल्प से नहीं निकाल सकते। अगर ये वर्ग होते इस तरह से तो आप निकाल सकते थे। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या है? ए, क्योंकि आप क्षेत्रफल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, भिन्नों को पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? इन दिस कंडीशन व्हाट ए टीचर शुड डू फॉर रेमेडियल टीचिंग। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। लघुत्तम समापवर्तनी LCM
कि अवधारणा को समझने में बच्चे की कोई सहायता करें। बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे बड़ी होगी वह समझ जाएगी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। उम्मीद है जवाब तो अच्छा ही मिलेगा। While teaching the sum of fraction, तो what is it? Help the child to understand the magnitude of each fraction. Help the child to understand the concept of the LCM. Tell the girl to practice as much as possible. It should not interfere much, because as soon as the child grow up, she will understand. तो देखते हैं जवाब क्या मिलते हैं। Let's see. समझते हैं जवाब क्या मिलता है। बी, और यहां पर बी ऑप्शन मिला है जो एकदम सही है कि उपचारात्मक शेष बच्चा क्या कर रहा है, 1/2 में 1/3 जोड़ने पर सीधा जोड़ दिया, और 1 और 1 2, 3 और 2 5। तो प्रॉब्लम कर दी ना बच्चे ने जोड़ने के साथ साथ। तो यहाँ उसे क्या करना चाहिए, व्हाट्स ही शुड डू, उसे यहाँ ये करना चाहिए कि उसे एलसीएम की अवधारणा को समझाए कि बेटा जोड़ते समय ऐसा नहीं करते हैं। तो बच्चे को प्रॉब्लम किस में है, लघुत्तम समापवर्धक की अवधारणा को सही करने के लिए बच्चे की आप सहायता कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ये तो बिल्कुल गलत है कि छोड़ दो अपना आप पढ़ लेगा, जब पढ़ेगा पढ़ लेगा, ना पढ़ेगा ना सही, है ना। आप हर भिन्न को बच्चे को नहीं समझा सकते। अगर आप हर भिन्न को समझाओगे तो बच्चे को अपने आप से करने का मौका कम मिलेगा। ओके, एक और सवाल। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्र को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। इनमें से कौन सा निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल आपको हल करके बताया था। ओके, तो यहां पर बी उद्देश्य पूछा है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। 20 का बी, अजीत ने कहा 20 का बी, क्या बात है। आपको तो मूल्यांकन बहुत अच्छे से आता है भाई, सभी लोगों को ग्रेट, आप तो बहुत अच्छे से मूल्यांकन करते हैं। दैट इज वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। समझिएगा, तो राइट ऑप्शन है इसका बी जो आपने दिया है, और वो एकदम गलत जवाब है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य तो एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा के एग्जाम पेपर से बनाना बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया था निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायग्नोस्टिचिंग का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी रिक्तियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कठिनाइयों के स्तर हैं, इन सबको जांचना होता है, ना कि प्रश्न पत्र की योजना बनाना। और वो सत्रांत परीक्षा के लिए, सत्रांत परीक्षा के लिए तो आप ऐसे देते तो ऐसे का तो अलग से बनता है ना। ये मैंने आपको मना किया, तो मैंने क्या बताया, बच्चों की समझ में नहीं जो आ रहा है वो कहाँ पर कमजोर हैं उसको जानना निदानात्मक परीक्षण का पहला उद्देश्य है। उद्देश्य ये भी होता है अभिभावकों पर, लेकिन ये उद्देश्य पहला उद्देश्य नहीं है, ये अंत का उद्देश्य है। इसीलिए दोनों सही है, लेकिन आपको एक सही चूज करना है। तो सबसे पहले प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करेंगे, दैट इज राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, दैट इज सी। बच्चों की समझ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो रिक्तियां, उनको जानने की कोशिश करना। क्लियर हो गया, आगे समझें। एक और सवाल, चलिए देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन। कक्षा 1 के शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के लिए किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 1. अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकाकी संगतता का सिद्धांत या अमूर्तन सिद्धांत। तो इट्स अमूर्तन है, दैट इज अमर, नॉट अमरनाथ, इट्स अमूर्तन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड इनहोमोजेनियस ऑर्डर थ्योरी।
और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके, स्टडी ऑर्डर थ्योरी एंड आर्मोटल थ्योरी, यूनिटरी कंपेटिबिलिटी प्रिंसिपल और अमूर्त सिद्धांत, दैट इज अमूर्तन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यस, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। हेलो कांक्षा, तो देखता हूँ जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ABCD के रूप में आप लोगों के जवाब आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। 1, 2, 3 और 4। देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब और क्या मिलता है आपका सवाल का उत्तर। ये तो आप बताएंगे, हम तो बैठे हैं आपके सामने आपसे जानने के लिए कि आप क्या क्या बताने वाले हैं। ओके, ग्रेट। राम विनय, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिल रहा है, कोई ए दे रहा है तो डी नहीं है, ये अमूर्तन सिद्धांत नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अमूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत। क्योंकि बच्चे को कठिनाई सामने, अमूर्तन का सिद्धांत होता है कि वह बच्चों जो भी ग्रुप में चीज़ उनको एक साथ गिन के बता दे, अलग अलग ना करे। अगर वो अलग अलग करता है तो वह अमूर्तन सिद्धांत नहीं होता। क्योंकि उसने क्या काम किया, 10 वस्तु ग्रुप में पड़ी, उससे पूछा कितनी वस्तुएं हैं, उसने अपना दिमाग लगा, उसने रबड़ को एक तरफ बनाया, पेन को एक तरफ करा और शार्पनर को एक तरफ करा, यानी उसने स्थिर क्रम बनाया इनका कि भाई पेन कितने हैं, रबड़ कितनी है, शार्पनर कितने हैं। तो और उसने कहा कि उसे रबड़, पेन और शार्पनर करके गिनना ही आता है, यानी अगर उनको आगे पीछे कर दिया जाए, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। दैट्स वाई स्टूडेंट्स इज ऑन एब्स्ट्रैक्ट एंड इनहोमोजीनियस ऑर्डर थ्योरी प्रिंसिपल। तो राइट ऑप्शन है ए, स्थिर क्रम नहीं है। वो तो प्रॉब्लम पूछा है, कठिनाई का सामना कर, ये तो उसे आता है स्थिर क्रम, तभी तो उसने स्थिर क्रम कर दिया 5, 3, 2 शार्पनर लगा करके कि पेन इतने, रबड़ इतनी, शार्पनर, ये तो स्थिर क्रम है। लेकिन उसे ये गिनना नहीं आया कि उनको अलग अलग भी गिन सकता है वो। तो राइट ऑप्शन था अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। क्लियर है? वेरी गुड। एक और प्रश्न फिर आपके स्क्रीन पर ये रहा। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 = 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन सा? असमान प्रकार के सवालों का अधिक से अधिक अभ्यास कराना, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, विद्यार्थी को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों को योग वाले सवालों का अभ्यास कराना, हर के लघुत्तम समावर्ती की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कहना। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिल रहा है। लेट्स सी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ए, बी, सी और डी में कौन सा जवाब देने की आप कोशिश करते हैं? ए, बी या सी या डी। 4 ऑप्शन है और चारों ही ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। तो पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लें, तभी उसका उत्तर देने की कोशिश करें। दैट इट वुड बी बेटर। नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको अगर आप सवाल को सही से नहीं पढ़ेंगे तो। ओके, तो सवाल सही से पढ़ें, सही से समझें, देन इसका आंसर करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आपका आंसर बहुत अच्छे से आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ और जानता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके, तो जवाब मिल रहा है बी। आपको बता दें, इस तरह के प्रश्नों में आप सवाल को समझो। उसने क्या बोला? 2/5 + 2/5। बच्चे ने लिखा 4/10। तो पहले ये बताओ, ये फ्रैक्शन समान है कि अलग अलग असमान है? सबसे पहले क्या है? ये दोनों फ्रैक्शन समान है क्योंकि इनका हर बराबर है ना, तो इनका समान भिन्नों में बोला था ना मैंने, लाइक फ्रैक्शन इनको कहा जाता है। फ्रैक्शन के अगर हर बराबर होते हैं उनको समान भिन्नों के रूप में माना जाता है। तो आप समान भिन्नों का योग कर रहे हैं। समान भिन्न की संकल्पना क्या कहती है? सिर्फ अंशों को जोड़ा जाता है, हर नहीं बदलता। यही तो होता है। बात समझ में आ रही है? और आप कह रहे हैं असमान। जब असमान का सवाल ही नहीं हुआ है ना, तो कैसे करोगे? ये दिमाग में आया होगा। लेकिन सवाल अगर 2/5 और 2/5 है तो ही ये समान भिन्न है।
लेकिन यहाँ पर समान भिन्नों की संख्या, जिन्होंने ये कहा है, तो यहाँ पर समान भिन्न नहीं है ये। अगर समान भिन्न होती तो मैं नीचे वालों को काट देता, लेकिन यहाँ पर भिन्न समान नहीं है। यहाँ पर भिन्न क्या है? असमान भिन्न दी गई हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, 2/3 प्लस 2/5, उसने इसको 4/10 लिख दिया, तो भिन्न तो असमान है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है ना। पहला ऑप्शन तो नहीं, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे आंसर ए मिला था ना पहले, रबीना ने ए ऑप्शन दिया था, रामवीर ने ए ऑप्शन दिया था, दैट्स वाई। तो अगर यहाँ पर दोनों हर बराबर होते तो उनको समान भिन्न मानते, तब हम नीचे नहीं जाते, लेकिन भिन्न तो असमान है, तो ये असमान भिन्नों की संकल्पना को नहीं पढ़ना है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे डी को भी कहते हैं कि लघुत्तम, भाई सवाल तो एलसीएम हो गई होगा ना सॉल्व, भाई सवाल को अगर आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपको एलसीएम लेना होगा, लेकिन याद रखना समान भिन्नों में एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, असमान भिन्नों में एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। यानी अगर भिन्न असमान है तो उसे असमान भिन्नों की संकल्पना समझानी पड़ेगी, और संकल्पना के अंदर आप एलसीएम एचसीएफ समझाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। इज इट क्लियर? इसलिए डी ऑप्शन गलत है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप असमान भिन्नों पर काम कर रहे हैं और असमान भिन्नों को हल ही एलसीएम के द्वारा किया जाता है, तो एलसीएम जो है वो असमान भिन्नों के अंतर्गत आता है। इसलिए असमान भिन्नों की योग की संकल्पना को उसको स्पष्ट करेंगे और चित्रात्मक रूप भी दिखाएंगे, और समान सवालों को, इस तरह के सवालों को ज़्यादा ज़्यादा कराएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? आगे बढ़ें। वेरी गुड। एक और सवाल, निम्न में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस? मानस दर्शन, रटना, आकलन या मापन? देखते हैं इनमें से कौन सी गणितीय प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है? मानस दर्शन, रटना, आकलन या मापन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस? दैट इज अप्रेजल, that is rote learning, ratna means rote, that is assessment and the measurement। मानस दर्शन को अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा गणित के संबंधित प्रक्रिया नहीं है, ये आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ी सी बात, अगर आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ और पहली बार समझ रहे हैं चीज़ों को, तो समझने की कोशिश करिएगा कि गणितीय प्रक्रिया एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि रटना मना है। तो गणित में रटने को कोई स्थान नहीं। अगर आप संकल्पनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो रटना इज प्रोहिबिटेड, तो रटना मना है। विजुअलाइजेशन गणित का एक पार्ट है जो 1 है लेके लेवल नंबर 0 पर आता है। असेसमेंट और मेजरमेंट गणित का पार्ट मेजरमेंट है, क्योंकि बिना मेजरमेंट के, बिना मापन के गणित बेकार है, और असेसमेंट आप लास्ट में करते हैं जब गणित के सवाल कराते हैं। तो रटना इज द रॉन्ग आंसर हियर। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? ए स्टूडेंट राइट्स 550 एज 5050। दिस मीन्स दैट स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है। एक बच्चा 550 को 5050 लिख देता है, तो उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या, उसे क्या प्रॉब्लम है, ये आपको बताना है। यस, ABCD के रूप में आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं? बी, अरे भैया संख्याओं ज्ञान क्यों नहीं है? कोई छात्र 550 को ये लिख देता है, तो उसने इस जीरो को एक्स्ट्रा लगा दिया ना भाई, उसने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी उसे किस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि एक जीरो लगाने से ये वैल्यू तो सेम रहेंगी, लेकिन इस 5 का वैल्यू तो 1000 में पहुंच गया ना। तो उसे क्या प्रॉब्लम है? उसे प्लेस वैल्यू, यानी उसे स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। बी, पता नहीं क्यों लगा रहे, संख्याओं का ज्ञान क्यों नहीं है? संख्या तो 550 है
और जब वो 550 बोला गया लिखने के लिए तो संख्या तो 550 लिख ही रहा है वो। तो राइट ऑप्शन है 1। स्थानीय मान की अवधारणा उसे स्पष्ट नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टूडेंट। क्लियर है? हाँ, ऐसा ना करो भाई। क्लियर हो गया? वेरी गुड। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? विच वन इज द राइट टू ए फंडामेंटल एजुकेशन फॉर चाइल्ड फॉर विच एज? 5 से 15, 6 से 12, 6 से 14 या 6 से 16? क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। किस आयु वर्ग के लिए जो कानूनन शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, वो कौन सी ईयर एज के बच्चे होते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से दीजिएगा जवाब। चाहेंगे क्या मिलेगा आपका आंसर साहब? सी। क्या बात है। और बता दें, अकॉर्डिंग टू आरटीई, यानी आरटीई का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन 2009। उसके अकॉर्डिंग बालक को 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, जो कक्षा 8 तक पहुंचते हैं, उनको शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है और वहां तक शिक्षा फ्री भी है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट जवाब था। एक और, निम्नलिखित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनें। इनमें से कौन सा आगमन विधि के सही चरण है, ये आपको बताना है। राइट स्टेप्स ऑफ द इंडक्टिव मेथड इज व्हाट? लेट्स सी। सामान्यकरण, अवलोकन, उदाहरण का प्रस्तुतिकरण और परीक्षण एवं जांच। और आगमन विधि के ये 4 चरण हैं, याद रखना। आगमन विधि में ये 4 ही चरण होते हैं। दीज आर 4 स्टेप्स, ठीक है ना। अब इन चारों स्टेप्स को क्रम से लगाना है। कौन सा लगाओगे? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो आपने कहा 26 का बी, अब 27 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, 27 पर आकर बताओ क्या होगा। सामान्य को जनरलाइजेशन बोलते हैं, अवलोकन को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। सबमिशन ऑफ एग्जाम्पल्स और उदाहरण एवं जांच, दैट इज टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो बी मुझे ऑप्शन मिल रहा है यहाँ, सबसे पहले बी ऑप्शन मिल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। बी ऑप्शन आपको बता दें, अगर आप बी ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इट्स द रॉन्ग आंसर, इट्स द रॉन्ग आंसर। जो आप बोल रहे हैं ना बी गलत जवाब है। सही आंसर सी है। सी कैसे सही है? मैंने बी पर लगा दिया था निशान, सी पर। तो बी वाले गलत जवाब समझो। जब भी आप बच्चे को आगमन विधि के माध्यम से पढ़ाते तो आगमन विधि में 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है बच्चे को आप एग्जाम्पल देते हैं, जिससे बच्चा एग्जाम्पल को समझता है, सीखता है। उसके बाद एग्जाम्पल का वो अवलोकन करता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन करता है कि किस तरह के एग्जाम्पल हैं, इनसे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। ऑब्जर्वेशन के बाद वह जनरलाइजेशन पर जाता है, यानी सामान्यकरण। यानी ऑब्जर्वेशन में एग्जाम्पल मिला, उसने उसको पढ़ा, ऑब्जर्व किया कि इसके कौन कौन सी मेथड से नए नियम निकल सकते हैं। उसने नियम नंबर 1 निकाला, नियम नंबर 2, नंबर 3। और जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप उसमें कौन सा नियम अप्लाई कर रहे हो सिचुएशन पर। यानी किसी भी ऑब्जर्वेशन करके, पढ़ समझ करके जो आप बहुत सारे नियम निकालते हैं, उनसे एक नियम की तरफ जाना जनरलाइजेशन कहलाता है, जिसको सामान्यकरण कहते हैं। और जो नियम आपका निकला है उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, क्या वो नियम हर कंडीशन में वेरीफाई होता है, क्या जो नियम आप लगा रहे हो सभी प्रश्नों पर लागू हो सकता है। और जो नियम निकलता है उसी के बाद उसको परीक्षण और जांच में प्रूफ पाया जाता है, तो उसको नियम मान लिया जाता है। और इसीलिए आगमन विधि को अपूर्ण विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि को अपूर्ण विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जांच के लिए आपको निगमन विधि की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। पहले नंबर पर 3, यानी सबसे पहले क्या होगा? उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद क्या होगा? 2 अवलोकन ऑब्जर्वेशन, देन सामान्यकरण, और चौथा होगा जांच और परीक्षण। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गई बात? कोई ऐसा साथी जिसको समझ में नहीं हो तो प्लीज लेट मी नो। इज इट क्लियर नाउ? एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, इनमें से कोई नहीं, या प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड, इसको प्रोजेक्टेड भी बोल देते हैं, इसको नॉन प्रोजेक्टेड बोल देते हैं। इनमें से कौन सी सबसे अधिक प्रभावशाली सामग्री है? प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं, या प्रत्यक्ष अनुभव। तो यहां पर इनमें से कोई नहीं जवाब दिया जा रहा है। ये 3 नंबर नीचे लिख गया है तो उसको सही कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 3 नंबर है याद रखना, ये चौथा नंबर लास्ट में आता है ना, तो पहले लिख गया ये। तो यहाँ देखते हैं अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, इनमें से कोई नहीं है प्रक्षेपित। तो यहाँ पर बी ऑप्शन मिल रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव। पक्का? बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जब आप प्रभावशाली शिक्षण सामग्री की बात करते हैं वो 2 तरह से बच्चा उनको पढ़ता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है, प्रत्यक्ष रूप से। और जो भी शिक्षण सामग्री है उनको 2 पार्ट में बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, जहाँ पर आप श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ पर 2 तरह की होती हैं, कौन सी? प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित में क्या होता है, जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो भी TLM इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं वो होते हैं प्रक्षेपित, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं करते उनको बोलते हैं अप्रक्षेपित। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या आता है, जैसे आपका आ गया OHP, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ये सब इसमें आते हैं। और अप्रक्षेपित में क्या आता है, उसमें आते हैं चार्ट, मॉडल पेपर, रजिस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है, वो नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आया? तो राइट ऑप्शन था प्रत्यक्ष अनुभव। होप सो ये क्लास आपको समझ में तो पक्का आई होगी और आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा समझ में आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, और सेशन को आगे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका जुड़ने का। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी सुखी रहें। धन्यवाद।